हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका सरकार और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर 17.3 के एक्सप्लेनेशन से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर 17.3। 17.3 का फिगर क्या बता रहा है? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट अ एल्वेलस एंड द बॉडी टिश्यू विद द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो इन्वायरमेंट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया उसका हमारे बॉडी में आना, एंड जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जब खाना हम लोग खाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एज अ जब वो एनर्जी देता है, H2 देता है और CO2 देता है, तो वो जो CO2 है वो बाहर निकलना। सो ये जो पूरा एक्सचेंज हो रहा है हमारे बॉडी में कि ऑक्सीजन का आना एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट आउट हो जाना, हम इसके बेसिकली इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इसके एक्सचेंज के बारे में इस फिगर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एयर जो है वो इंस्पायर्ड किया जा रहा है, एयर इज़ इनहेल्ड इन, और यहाँ पे एल्विलर एयर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का क्या है? 40 mmHg है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि O2 अंदर जा रहा है एंड CO2 बाहर इजेक्ट आउट हो रहा है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू जो जा रहा है, यही एयर जो जा रहा है हार्ट को जा रहा है, और उसके बाद में ये बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंच रहा है। बॉडी टिश्यूज़ में जैसे ही गया तो बॉडी टिश्यूज़ ने उसको एब्जॉर्व कर लिया। एब्जॉर्व करने के बाद में CO2 रिलीज़ करेगा। वही CO2 सिस्टेमिक वेन के थ्रू फिर से जाएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा ये लंग्स में। तो बेसिकली हमें यहाँ फोकस क्या करना होता है कि जब वो लंग्स, यहाँ पे बेसिकली हम एक्सचेंज कहाँ का देख रहे हैं? लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ये एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? कहाँ पल्मोनरी वेन है, कहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, कहाँ सिस्टमिक वेन है, कहाँ सिस्टमिक आर्टरी है। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो ये हम कैसे पता चलेगा? तो हमें याद रखना है कि जब भी हार्ट से दूर, जब भी हार्ट से दूर लेके जाएगा तो वो हो जाएगा आर्टरी, और जब हार्ट के पास लेकर के आएगा तो वो हो जाएगा वेन। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो आर्टरी लेके जाएगा, हार्ट के पास लेके आएगा तो वो वेन लेके आएगा। मतलब टू दी हार्ट लेके आएगा वेन, और फ्रॉम दी हार्ट लेके जाएगा आर्टरी। तो सबसे पहला तो हमारा ये हो गया आर्टरी वेन का कॉन्सेप्ट। अब आर्टरी और वेन में पल्मोनरी वेन कैसे, सिस्टमिक वेन कैसे, पल्मोनरी आर्टरी कैसे, सिस्टमिक आर्टरी कैसे? तो उसके लिए ये याद रखना है कि अगर वो लंग्स और हार्ट के बीच में है तो पल्मोनरी टर्म यूज़ होगा। अगर हार्ट और लंग्स के बीच में है तो पल्मोनरी टर्म यूज़ होगा, और अगर हार्ट और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में है तो सिस्टमिक टर्म यूज़ होगा। वहाँ पे यूज़ होगा। और क्योंकि हम बोले हैं कि पास ले आएगा हार्ट के तो वेन, और दूर लेके जाएगा तो आर्टरी, तो अगर लंग्स और हार्ट के बीच में है तो पल्मोनरी यूज़ होगा, पास लाएगा वेन यूज़ होगा, तो पल्मोनरी वेन हो गया। दूर लेके जाएगा तो आर्टरी होता है, और क्योंकि लंग्स और हार्ट के बीच में है तो पल्मोनरी होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी। इसका मतलब लंग्स से हार्ट में जो लेके आया वो पल्मोनरी वेन, और हार्ट से लंग्स में जो वापस लेके गया वो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक उसी तरह से हार्ट और बॉडी में जब कनेक्शन होगा तो वो सिस्टमिक टर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, और दूर लेके जाएगा तो आर्टरी, पास लेके जाएगा तो वेन। तो दूर लेके जाएगा मतलब बॉडी में लेके जाएगा, हार्ट से बॉडी में लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा? आर्टरी लेके जाएगा। और चूंकि बॉडी और हार्ट के बीच का कनेक्शन है तो सिस्टमिक, तो मतलब सिस्टमिक आर्टरी हार्ट से बॉडी में लेके आ रहा है, और बॉडी टिश्यूज से हार्ट कौन लेके जा रहा है? बॉडी टिश्यूज से हार्ट जब लेके जा रहा है तो क्योंकि पास लेके जाता है वेन, और बॉडी और हार्ट के बीच का कनेक्शन है तो सिस्टमिक, तो इसके वजह से सिस्टमिक वेन लेके जाएगा। तो इससे आई थिंक ये क्लियर हो गया कि कहाँ से कहाँ आएगा तो किसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहला जो है क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से। एंड जो सेकंड है वो है कि इसका पार्शियल प्रेशर कहाँ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है और कहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है। तो हम देखेंगे कि एल्वेलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 104 mmHg है, वही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है 40 mmHg है। आगे हम बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा सिस्टमिक आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 mmHg, वही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg है। दोबारा हम देखेंगे सिस्टमिक वेन में तो पार्शियल पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg और CO2 का 45 mmHg। वही पल्मोनरी आर्टरी में हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का तो 40 mmHg। तो ये हो गया कुछ पार्शियल प्रेशर, ये इसका पार्शियल प्रेशर है। अब थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी, ओके, फिर यहाँ पे सेकंड फिगर भी है। सेकंड फिगर है 17.4 जो बताया है कि सेक्शन ऑफ एन एल्वेलस व्हेन पल्मोनरी कैपिलरीज
बताया है कि एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दिया है एल्वियलस का पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ में। तो पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ में एल्वियलस का डायग्रामेटिक व्यू दिया है। तो पूरी तरह से एल्वियली को यहाँ डिस्क्राइब कर रखा है, इसके सारे लेयर्स एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला हमें दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबसे पहला लेयर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्लड कैपिलरीज का, जहाँ पे रेड ब्लड वेसल्स अंदर हैं, एंड देन उसके अंदर में एक छोटा सा गैप है, एक छोटा सा स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोल रहे हैं बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस जो होता है वो ए सेल्युलर होता है। ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो ए सेल्युलर होता है। और बीच में जो हमें ब्लू रीजन में दिख रहे हैं वो है एल्वियो कैविटी, और इसको जो सराउंड किया हुआ है वो है एल्वियो वॉल, जो 1 सेल थिक होता है। मतलब एक सेल जितना थिक हो सकता है वो उतने के नियर में थिक होता है। तो सिंपली एयर यहाँ पे अंदर आ रहा है, एयर यहाँ पे अंदर इन कर रहा है, इन एंड आउट का सीन दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें बेसिकली याद ये रखना है कि सेलुलर बैरियर्स इन नंबर टोटल 3 होते हैं, और जो है इस तरह से इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस ए सेलुलर होता है, जो देखो एकदम ये वाला रीजन में आ रहा है, बीच वाला रीजन में आ रहा है, और उस एल्वियोलर कैविटी को सराउंड जो करता है वो एल्वियोलर वॉल होता है, वो 1 सेल थिक होता है। सो इस फिगर में बस इतना ही था। उसके बाद में है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है 3 मेजर लेयर का होता है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, एल्वियोली, एंडोथेलियम, एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। एग्जैक्टली यही तो हम बोल रहे हैं कि सेलुलर बैरियर 3 होता है। यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हमें यही बताना है कि सेलुलर बैरियर जो है वो 3 है। आउट ऑफ दैट सबसे पहला जो है हमें थिन स्क्वेमस एपिथेलियम है, फिर जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। उसके बाद में एंडोथेलियम, एल्वियोलर कैपिलरी है, और उन दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस है। उन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस है। टोटल थिकनेस जो होता है उसका मिलीमीटर से भी कम होगा, less than a millimeter. Therefore, all the factors in the body of favorable condition diffusion of O2 are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. So it's very clear कि जितने भी फिर फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी के वो कंफर्टेबल हैं, वो ताकि जो एल्वियोली से टिश्यू और टिश्यू से एल्वियोली CO2 एंड O2 का एक्सचेंज हो। 17.4 टॉपिक में मूव करते हैं, जहाँ पर बता रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2. About 97% of the O2 is transported by RBC in the blood. The remaining 3% of the O2 is carried around dissolved state through the plasma. Nearly 20-25% of the CO2 is transported by RBC, whereas 70% is carried as a bicarbonate, and about 7% of CO2 is carried by dissolved state through the plasma. हमें यहाँ याद रखना है कि CO2 और O2 किस प्रकार में, कितने परसेंटेज में, किस फॉर्म में हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन में हम देखेंगे कि 97% जो है वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है, एंड रिमेनिंग 3% प्लाज्मा से होता है। 97% आरबीसी से, 3% प्लाज्मा। 97% आरबीसी, 3% प्लाज्मा। उसके बाद में CO2, तो CO2 20-25% होता है ट्रांसपोर्ट आरबीसी से, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 7% होता है डिजॉल्व्ड प्लाज्मा के फॉर्म में। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन जो कि 97% आरबीसी में एंड 3% प्लाज्मा में। उसके बाद है CO2 जो 20-25% आरबीसी, 70% बाइकार्बोनेट, 7% इज कैरिड थ्रू द प्लाज्मा। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 17.4.1 टॉपिक। 17.4.1 टॉपिक में हम मूव करते हैं, जहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को, और उसमें सबसे पहले वी विल फोकस ऑन दिस कर्व which is given in the figure 17.5. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आपको पूछा जाएगा इस कर्व का नाम क्या है, तो इस कर्व को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, जहाँ पर हमें एक्स एक्सिस में दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन MMHg फॉर्मेट, और वाई एक्सिस में दे रखा है वाई एक्सिस में दे रखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज सैचुरेशन है वो दे रखा है, और इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। तो ये ग्राफ सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं इसको, ये सिग्मॉइड कर्व है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है। एंड नाउ 17.4.1 हम थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। So hemoglobin is the red colored iron containing pigment present in the RBC. O2 can bind with the hemoglobin in a reversible manner to form a oxohemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of O2, and binding of oxygen with the hemoglobin is primarily related to the partial pressure of O2. Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the factors which can interfere with this binding. A sigmoid curve is, देखो sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2. हमने क्या बोला कि उसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ concentration etc. on binding with the O2 with the hemoglobin. In the alveoli where there is a high PCO2
low PCO2, lesser expressed concentration, and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of the oxyhemoglobin. Whereas in the tissue where the low PO2, high PCO2, high expressed concentration, and high temperature exist, the condition is favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. Now this clearly indicates that the O2 get bind to hemoglobin in a lung surface and get associated at the tissue, and every 100 ml of the hemoglobin oxygenated blood can deliver around 5 ml of the O2 to the tissue under the normal physiological condition. तो ये बेसिकली ये पैराग्राफ हमें क्या बताना चाह रहा है? ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें देखो क्या बताया है कि हमें सबसे पहला ये कर्व जिस कर्व को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि एक सिग्मॉइड कर्व देता है। एंड उसके बाद में इसने हमें बताया कि जैसे ही O2 बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ में, तो उसको हम क्या नॉमिनेट करेंगे, जब CO2 बाइंड करेगा तब क्या नॉमिनेट करेंगे। ऐसे कौन कौन से कंडीशंस होंगे जो फेवर करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे, ऐसा कौन सा फैक्टर्स होगा जो ये इंश्योर करेगा कि वो CO2 के साथ भी बाइंड करे। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो बोल रहे हैं यहाँ पे, जो कि ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, वो फैक्टर्स क्या है, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखो ऑक्सीजन अगर एसोसिएट हुआ, राइट, ऑक्सीजन अगर एसोसिएट हुआ तो उसका पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तभी वो बाइंड कर पाएगा हेमोग्लोबिन के साथ में। और जब उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कंडीशन इज़ कि अगर ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है हेमोग्लोबिन के साथ में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए और CO2 का कम होना चाहिए। और CO2 का कम होना चाहिए, H+ कंसनट्रेशन कम होना चाहिए, उसके बाद में H+ कंसनट्रेशन भी उसका कम होना चाहिए, तभी जाकर O2 बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन के साथ में। और वही अगर हम एल्विली की बात करें तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ पे, एल्विली में तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, PCO2 कम होता है, H+ कंसनट्रेशन कम होता है, टेम्परेचर वहाँ पे लोअर होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन जो है वहाँ पर बाइंड कर जाता है। तो ऑक्सीजन बाइंड करता है तो बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, वहाँ से सीधा वो ब्लड में उसको लेकर के आता है। और वही सेम प्रोसेस उसके अपोजिट प्रोसेस हमारे टिश्यू में होता है। टिश्यू में क्या होता है कि CO2, क्योंकि टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है, अब कोई चीज़ कहीं पे प्रोड्यूस होगा तो उसका अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा ही होगा, डेफिनेट सी बात है। तो अगर CO2 हमारे टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली CO2 का वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा ही होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसीलिए वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। और जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, pH कम होगा, क्योंकि pH जो है वो ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली होता है, तो pH कम होगा। एंड दिस विल बी द फेवरेबल कंडीशन कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो, डिसोसिएट हो जाए। ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं होगा तो ब्लड में कैसे जाएगा, तो डिसोसिएट हो जाए। जैसे ही वो डिसोसिएट वहाँ पर होता है और ब्लड में वो मिक्स हो जाता है, वैसे ही CO2 उसके साथ में बाइंड कर जाएगा, वैसे ही हेमोग्लोबिन के साथ में CO2 बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही बाइंड कर जाएगा फिर CO2 को लेके आएगा और इन्वायरमेंट में तब जाकर उसको रिलीज़ करेगा। तो ये है पूरा उसका फेवरेबल कंडीशन। एंड द थर्ड जो हमें इस पैराग्राफ से, थर्ड पॉइंट जो हमें इस पैराग्राफ से मिला, एंड दैट इज़ एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ दिस O2 टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब कितना ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर सकता है, डिलीवर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर होता है। तो देखो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर होगा टिश्यू को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो फिर एथलेट, देन द केस इज डिफरेंट। हम बात करें फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml में से सिर्फ 5 ml टिश्यू को जाएगा, 5 ml ही टिश्यू को जाएगा। Then moving to the next topic, that is 17.4.2. 17.4.2 में जैसे हमने ऑक्सीजन को डिटेल में पढ़ा 17.4.1 में, वैसे ही हम यहाँ 17.4.2 में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोल रहा है, CO2 इज कैरिड आउट बाय द हेमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन एज अ प्रीवियस। हमने क्या पढ़ा, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो क्या बनाया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो जब हम ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया। तो ठीक उसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड किया तो बना दिया कार्बिमो हेमोग्लोबिन, कार्बिमो हेमोग्लोबिन बना दिया। और हमने पढ़ा था कि 20-25% आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है ये। Now this binding is related to the partial pressure of CO2 and PO2 is a major factor which could affect the binding. क्या बोल रहा है, PO2 is a major factor which could affect the binding. Exactly, क्योंकि PO2 नहीं मेजर फैक्टर है, क्योंकि PO2 कम होगा तभी CO2 बाइंड कर पाएगा। जब तक PO2 ज़्यादा है CO2 cannot bind,
तो इसी वजह से PO2 एक मेजर फैक्टर यहाँ पे है। फिर है व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो देन द टिश्यू इन द टिश्यू देन मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर where the PCO2 is low and PO2 is high then the alveoli dissociation occurs। सिमिलरली जैसे मैंने अभी कहा वही चीज़ बोला है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 का कम है तो जैसे कि एल्वेली में होता है तो बना देगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम है और CO2 का हाई है जैसे कि टिश्यू में होता है तो बना देगा वो कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। क्या बना देगा? कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। और उसके बाद में जो ऑक्सीजन है उसका डिसोसिएशन होगा। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जैसे ही होगा वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। CO2 which is bind to the hemoglobin to the tissue is delivered at the alveoli, and RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and a minute quantities of this same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the following reduction in both direction। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है CO2 H2 के साथ बाइंड किया, किसके प्रेजेंस में बाइंड किया? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बाइंड किया तो क्या बनाया? कार्बोनेट बनाया H2CO3। हमने पढ़ा था कि 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2। तो एग्जैक्टली तो वही रिएक्शन यहाँ दिखा रखा है। CO2 H2 के साथ बाइंड किया, किसके प्रेजेंस में बाइंड किया? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बाइंड किया, और जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बाइंड किया H2CO3 का फॉर्मेशन किया। अब H2CO3 के फॉर्मेशन होने के बाद में उसका डिसोसिएशन भी होगा तो वही एंजाइम काम करेगा, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे आएगा और फिर उसको तोड़ेगा HCO3- और H+ के फॉर्म में। एट द टिश्यू साइट where partial pressure of CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuses into the blood, RBC and plasma and forms the HCO3- and H+. At the alveolar site where the PCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of the CO2 and H2. Thus CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as a CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of the CO2 to the tissue। क्या बोल रखा है? बोल रहा है टिश्यू जो है वहाँ पे क्या होता है? CO2 जो हाई अमाउंट में होता है, तो CO2 जब हाई अमाउंट में वहाँ पे होगा तो डिफ्यूज़ कर जाएगा, ब्लड में डिफ्यूज़ करेगा HCO3- के फॉर्म में और H+ के फॉर्म में। लेकिन एल्वेलर साइड में क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ दी CO2 कम होता है तो वहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड जस्ट अपोजिट, रिएक्शन जस्ट उलट जाएगा वहाँ पे, और जैसे ही रिएक्शन वहाँ पे उलटेगा तो CO2 और H2 का फॉर्मेशन होगा और फिर वो CO2 आउट ऑफ द बॉडी, इट विल बी रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। नाउ क्या है कि लास्ट लाइन, एवरी 100 ml deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of the CO2 to the alveoli। जैसे हमने पढ़ा ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन कितना डिलीवर हुआ? तो 5 ml हुआ था। ठीक उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा? 4 ml डिलीवर होगा नॉर्मल कंडीशन में। नाउ 17.5 रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। 17.5 टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली क्या बोल रहा है? तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू स्वीट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। मतलब कि ह्यूमन बींग में एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है कि वो रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ द बॉडी को मेंटेन कर सके, उसको रेगुलेट कर सके, उसको चेंज कर सके। नाउ दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। A specialized center present in the medullary region of the brain called the respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. Another center represents the pons region of the brain and called the pneumatic center is moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of the inspiration and thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in these substances can activate this center in the respiratory process by which these substances can eliminate. Receptor associated with the aortic arc and carotid artery also can recognize change to the CO2 and H+ concentration and send the necessary signals to the rhythm center for the remedial action. Now the role of oxygen in the regulation of the respiratory rhythm is quite insignificant. इस टॉपिक में जितना समझना नहीं है उतना है याद रखना, जितना नहीं समझना है उतना याद रखना। इस टॉपिक में सबसे पहला, a specialized center present in the medullary region of the brain is called respiratory rhythm center is primarily responsible for the regulation। बेसिकली क्वेश्चंस बन करके आएगा कि रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर जो मेडुला पे प्रेजेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रीजन पे वो प्रेजेंट है। तो मेडुला रीजन पे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि न्यूरल सिग्नल रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। आपको याद रखना है कि क्या अल्टर हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा है ना, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर रहा है। क्वेश्चंस में यहाँ पे अल्टर द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड रिड्यूस द रेस्पिरेटरी रेट दे देता है, बट कभी भी रेस्पिरेटरी रेट रिड्यूस हो रहा है इट इज़ नॉट दैट मच क्लियर, क्योंकि वो रिड्यूस हो ही रहा है ये ज़रूरी नहीं है। अल्टर होने का मतलब सिर्फ रिड्यूस नहीं होता है, अल्टर होने का मतलब होता है कि वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है। अल्टर का मतलब है चेंज।
तो हमें ये याद रखना है कि रेस्पिरेटरी रेट यहाँ अल्टर हो रहा है, मतलब वो चेंज हो रहा है, मतलब वो डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, वो चेंज हो रहा है, वो अल्टर हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है। और ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन रिड्यूस हो रहा है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो रिड्यूस ही हो रहा है। तो 2 वर्ड्स पे फोकस करना है कि रिड्यूस कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, और अल्टर किसको कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर रहा है। नाउ द थर्ड वन इज कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू द CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। मतलब एक कीमोसेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट में प्रेजेंट होता है और वो CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होता है, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होता है। The last important line of this paragraph is receptors associated with the aortic arch and carotid artery also can recognize the change in CO2 and H+ concentration. उसके बाद है रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है। तो ऑप्शन बनकर के कई बार ऑक्सीजन आते हैं, ऑक्सीजन जनरली आंसर पे नहीं जाता है, ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट generally, here it is insignificant, it's quite insignificant role. Now the last topic is disorders of respiratory system. So the last topic is disorders of respiratory system. The very first example of this is asthma. So it is a difficulty in breathing and causing wheeziness due to inflammation of bronchi and bronchioles. Bronchi and bronchioles are part of respiratory organ, और वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अस्थमा। एम्फाइसेमा जनरली जो है आपका स्मोकिंग के कारण होता है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहाँ पे एल्वियोलर वॉल डैमेज जाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के डिक्रीज होने की वजह से, और उसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसका ट्रीटमेंट करते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से। सो सिगरेट स्मोकिंग मेजर कॉज है और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ये एक सर्टन इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जैसे कि स्टोन ब्रेकिंग हो गया, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री हो गया, एंड वहाँ पे इतने सारे डस्ट प्रोड्यूस होते हैं कि डस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, मतलब उनके वो जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है वो पूरी तरह से उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा कि दे विल सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज़, ओके, दे विल डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज़। तो किसी का जैसे लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन और लीड टू फिब्रोसिस। तो जैसे कि एक उसमें से है कि अगर बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा अगर वो इन्वॉल्व है उसमें, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होगा जिसको फिब्रोसिस बोला गया है, मतलब फाइब्रस टिश्यू है उसका प्रोलिफरेशन, एंड देन ये बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज कर सकता है, बहुत सीरियस लंग डिजीज़ कॉज कर सकते हैं जिसमें लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्कर्स जो हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क एंड काफ़ी प्रोटेक्शन में रखा जाता है। सो यही है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड द फाइनल इज़ द समरी, जो आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड वेल दिस टॉपिक एंड थैंक यू एवरीवन।